हेलो दोस्तों, एग्जाम लर्नर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान 3 की। तो आखिरकार हम लोगों ने 4 साल की मेहनत के बाद चंद्रमा को फतेह कर ही लिया। गाँव है, कैसे वहाँ पे दिन होते, कैसे रात होता है, कैसा मौसम होता है, इन सब की जानकारी रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर एटमॉस्फेयर इसके जरिए हमको प्राप्त होगी। फिर बाद है इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेंसिटिव एक्टिविटीज। सेंसिटिव एक्टिविटी मतलब वहाँ पर जो चंद्रमा की सतह में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, कैसी हलचल हो रही है, कैसा कंपन हो रहा है। जैसे हमारे पृथ्वी के नीचे अगर कहीं भी अगर भूकंप आता है तो उसकी जो तीव्रता है नापी जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर इसमें कोई कमी रह गई तो कृपया बताएं और उसको नीचे कमेंट में अवश्य लिखें। और भले हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन आखिर में हमको कामयाबी हासिल हुई और हमने चंद्रमा पर अपने देश का झंडा फहरा दिया। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसी पे, और इसके कुछ फैक्ट हैं उन पर हम बात करेंगे और आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आखिरकार चंद्रमा पे लोग जाते क्यों हैं और उसकी खोज करना चाहते हैं। और हालांकि देश गए तो कई, लेकिन वो उत्तरी ध्रुव पर गए जहाँ पर उजाला रहता है और प्रकाश रहता है, वहाँ पर जाने में थोड़ा आसानी होती है। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक किसी देश ने कामयाबी नहीं हासिल की, जिसमें हमारा भारत देश सबसे प्रथम स्थान पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत देश बन गया है। इसलिए हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं हमारा इंडिया कामयाबी हासिल कर चुका है। तो इससे पहले हम आपको बता दें कि इसरो के जरिए ही ये मिशन कामयाब हुआ है। तो 15 अगस्त 1969 को हमारे इसरो की स्थापना होती है, यानी उसका पुनर्गठन होता है। हाँ दोस्तों, पहले इसरो का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन समिति था, जो 1962 में इसका नाम था। इसके बाद 1969 में इसका पुनर्गठन करके अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किया गया, जिसने सबसे प्रथम चंद्रयान 2008 में लॉन्च किया था, जो ज़्यादातर कामयाबी नहीं मिली। क्योंकि 2019 में हमने फिर कोशिश किया, जो चंद्रयान 2 था उसमें हमको लगभग 95% कामयाबी हासिल मिली। लेकिन वो जो अपने प्रक्षेप कक्ष में परिक्रमण कर रहा था, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लेकिन इसको हम पूर्णतः ये नहीं कह सकते कि हमें कामयाबी नहीं मिली, वो 95% तक कामयाब रहा। इसके बाद फिर 2023 में 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, जिसकी उत्सुकता आज हम सब मना रहे हैं। और ये लगभग 40 दिन के बाद लगभग 3,84,000 किलोमीटर की परिक्रमा करने के बाद ये चंद्रमा पर पहुंचा है, जिसकी हम आप आज खुशी मना रहे हैं और जिससे हमारा देश पूरे विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला सबसे नंबर 1 पर बन गया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि चंद्रमा पर 14 दिन होता है और 14 दिन रात होती है। और वहाँ पर जो विक्रम लैंडर भेजा गया वो वहीं के सौर ऊर्जा के सोलर जो पैनल लगाए गए, उसमें जो सोलर एनर्जी मिलेगी उसी के जरिए काम करेगा। वहाँ पे 23 अगस्त को भेजने का मेन कारण ये था कि वहाँ पर 14 दिन की रात होती है और 14 दिन का दिन होता है। और क्योंकि 22 अगस्त को जो रात वाला समय है, 14 दिन रात वाला समय, वो वहाँ पे पूरा हो चुका, यानी 23 तारीख को वहाँ पर दिन वाली प्रक्रिया चालू हो रही है। इसलिए इसी हिसाब से भेजा गया कि अगर 40वें दिन वहाँ पर पहुँचेगा तो वहाँ पर दिन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, ताकि वहाँ पर जो विक्रम लैंडर है सोलर पैनल की मदद से कार्य करेगा तो उसको कार्य करने में आसानी होगी। और 14 दिन के समय में हम काफ़ी वहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। इससे पहले कई देशों ने वहाँ पर अपना अपना मिशन भेजा, लेकिन वहाँ पर यह कामयाबी नहीं हासिल कर पाया, क्योंकि चंद्रमा पर सही में उसका ज्ञान नहीं जुटा पाए, जानकारी नहीं जुटा पाए। क्योंकि वहाँ पर ये वैज्ञानिकों को ये जानना है कि वहाँ पर पृथ्वी की तुलना में जीवन है या नहीं है। तो अब हमारे देश ने ये कामयाबी हासिल कर ली, जिसकी वजह से हम जल्द ही ये सब जानकारियाँ प्राप्त कर पाएंगे और पूरे देश को पता चल जाएगा कि वहाँ पर जीवन है कि नहीं है और कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। इसको भेजने में इसरो के 7 पेरोल हैं, जो निम्नवत हम इन पर बात करेंगे। क्योंकि पेरोल मतलब ये जो विक्रम लैंडर और
प्रज्ञान रोवर भेजा गया है, इसमें कुल 7 प्रकार के जो उपकरण लगाए गए हैं, ये वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों की खोज करेंगे, तो हम उन्हीं के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले रंभा नामक उपकरण लगा है, जो रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि वहाँ के जो वातावरण में होने वाले बदलाव हैं, कैसे वहाँ पे दिन होते हैं, कैसे रात होता है, कैसा मौसम होता है, इन सब की जानकारी रंभा यानी रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर एटमॉस्फेयर, इसके जरिए हमको प्राप्त होगी। फिर इसके बाद है इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेंसिटिव एक्टिविटी मतलब वहाँ पर जो चंद्रमा की सतह में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, कैसी हलचल हो रही है, कैसा कंपन हो रहा है। जैसे हमारे पृथ्वी के नीचे अगर कहीं भी अगर भूकंप आता है तो उसकी जो तीव्रता है नापी जा सकती है। तो ये इल्सा का काम वही होगा जो पृथ्वी की चंद्रमा की सतह के नीचे जो होने वाली हलचल को उसका रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद चेस्टें यानी चंद्रयान थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसका कार्य होगा कि जो चंद्रमा पर धूल कण हैं, उन धूल कणों में थर्मल प्रॉपर्टी कितनी है और वहाँ पे कंडक्टिविटी कितनी है, जो पृथ्वी की तुलना में कम है ज़्यादा है, ये रिकॉर्ड करेगा। इसके बाद लेजर रेट्रोफ्लेक्टर एरा, ये नासा ने पहले दिया हुआ था, जिसका यूज आज अभी हम कर रहे हैं, अभी भी करते चले आ रहे हैं। इसका मुख्य काम है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसको एवं सटीक जानकारी देना, क्योंकि अभी तक नासा के द्वारा लेजर बीम के जरिए ये दूरी का पता लगाया जा रहा था, जिससे ये बताया जा रहा था कि 3.8 सेंटीमीटर जो चंद्रमा है 3.8 सेंटीमीटर हर साल पृथ्वी से दूर होता जा रहा है, लेकिन अब इसकी हम सटीक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद रोवर प्रज्ञान पर 2 पैरोल लगे हैं, एक है लिप्स यानी लेजर इंड्यूज ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट्रोस्कोपी। इसका मुख्य कार्य है चंद्रमा पर मौजूद तत्वों का पता लगाना। इसमें एक लेजर किरण डाली जाती है जो उसे केंद्रित करने का काम करता है, और उसके बाद वहाँ पे एक छड़ डाली जाती है 4 सेंटीमीटर की, जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है वहाँ पे जो सामग्री लेजर किरण डाली जाएगी, इसके द्वारा जो वहाँ पे पदार्थ होते हैं वो पिघलाया जाएगा और पिघल के वो गैस के रूप में बन जाएगा। फिर उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाएगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, इस चंद्रमा की मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद है, और इसकी जानकारी हमें एकदम सटीक एवं सही जानकारी मिल पाएगी। फिर है एपेक्स यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एपेक्स का फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये चंद्रमा की मिट्टी की जांच करेगा एवं वहाँ पर ऊर्जा का उतार चढ़ाव जो भी है, इसमें एक रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, जिसके जरिए हम यहाँ पर जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव है इसका हम पता लगा पाएंगे। फिर इसके बाद लगाया गया है एक प्रपल्सन मॉड्यूल का मेन काम है लैंडर को चांद की कक्षा में पहुंचाना। प्रपल्सन मॉड्यूल जो काम है इसका चांद की कक्षा में लैंडर को चांद की कक्षा में पहुंचाना। और इसके बाद सेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रो पॉलिरोमेट्रो ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट। इसका मुख्य काम है इंफ्रारेड तरंगों पर कार्य करेगा, एक ग्रह की तरह स्टडी करेगा कि पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर जीवन है या नहीं, और वहाँ पर किसी जीव को अगर भेजा जाए तो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो पाएगी कि नहीं, या पृथ्वी की तरह वहाँ पर कितनी भिन्नताएं हैं, या कौन कौन की चीज़ की उपलब्धता है, इसकी हमें सही जानकारी मिल पाएगी। तो इसके साथ हम इस ऐतिहासिक क्षण को हमेशा के लिए याद करेंगे, क्योंकि अभी तक किसी देश ने यह कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। किसी की ऐसी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान मिशन लॉन्च करे। तो इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो का यहीं अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अगर इसमें कोई कमी रह गई तो कृपया बताएं, उसको नीचे कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि हमें भी जानकारी मिले कि हमें अपने आप में क्या सुधार करना है और इसमें त्रुटियों को कैसे बदला जाएगा।
तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।